जो फल आप खट्टे खाते हो या जो भी चीज़ें आप खट्टी खाते हो वो एक पदार्थ के कारण खट्टा लगता है और उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। तो जो नींबू होता है, संतरा होता है, दही होती है, इन सब खट्टी चीज़ों के अंदर अम्ल होता है और इसके कारण हमें ये सब चीज़ें खट्टी लगती हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं वो स्वाद में कड़वी होती हैं। गलती से कभी नहाते समय आपके मुंह में साबुन गया है? नहाते समय कभी किसी के मुंह में साबुन गया है? साबुन कैसा लगता है पता है किसी को? नहाते समय जब मुंह में साबुन चला जाता है तो साबुन बहुत कड़वा लगता है। ठीक है। तो साबुन जो होता है वो कड़वा होता है। ऐसे ही खाने का सोडा होता है वो भी स्वाद में कड़वा होता है या उसका अजीब सा टेस्ट होता है, ना खट्टा ना मीठा, कैसा भी नहीं होता। और जब जैसे साबुन होता है आप उसको उंगली के बीच में रगड़ते हो तो वो बहुत चिकना चिकना होता है ना। साबुन होता है चिकना होता है, कपड़े धोने का सर्फ चिकना होता है, शैम्पू चिकना होता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं और चिकने होते हैं वो उन चीज़ों को हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। तो हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी। एक तो वो जो खट्टा लगता है, जो खट्टा लगता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं खट्टे लगने वाले को? अम्ल। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। और जो चीज़ें कड़वी लगती हैं और साबुन के जैसी होती हैं चिकनी, उनको हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। तो जितने भी तरह के आप अलग अलग तरह के फल फ्रूट खाते हो सब में अलग अलग तरह का अम्ल होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग घरों में सिरका इस्तेमाल करते हैं या घरों में हम अचार डालते हैं तो अचार के अंदर बहुत सारा खट्टा खट्टा तेल इकट्ठा हो जाता है ना। अचार खट्टा होता है ना, तो उसके अंदर एक अम्ल होता है, उस अम्ल को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। जो सिरके के अंदर जिस तरह का अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। हर हर फल में अलग अलग तरह का अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी है, चींटी आपको काटती है तो सूज जाता है ना, या मधुमक्खी आपको काटती है तो सूज जाता है। तो जो मधुमक्खी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है। ये एक दूसरे तरीके का अम्ल है और इस अम्ल के कारण आपके सूजन आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही नींबू संतरा हम फल खाते हैं, नींबू संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, आंवले के अंदर एस्कोबिक अम्ल होता है। तो हम जितने तरह की अलग अलग तरह की खट्टी चीजें खाते हैं सब चीजों में अलग अलग तरह का अम्ल होता है। ठीक है। अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है अम्ल जो कि खट्टे होते हैं, दूसरे होते हैं क्षारक जो कि कड़वे होते हैं। क्षारक अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे चूने का पानी होता है वो भी क्षारक होता है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन होता है उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम होता है। दूध या मैग्नीशियम है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और खिड़की को साफ करने के लिए हम जो मांजक का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सब क्षारक हैं। ये सब स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन के जैसे चिकने होते हैं। अब जो फल हैं उसको तो हम चख के बता सकते हैं कि वो खट्टा होता है, हमें आसानी से पता चल जाएगा इसके अंदर अम्ल है या नहीं। लेकिन हम साबुन को तो चखेंगे नहीं, हम चूने के पानी को तो चखेंगे नहीं, है ना। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई भी चीज है उसके अंदर अम्ल है या क्षारक है? इस चीज को पता करने के लिए तीन तरह के तरीके हैं अलग अलग।
उन तरीकों से हमें पता चल जाएगा कि हमें जो भी पदार्थ दिया गया है उसके अंदर अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, इसमें सबसे पहला तरीका होता है लिटमस। ठीक है, पहला तरीका होता है पता करने का लिटमस पेपर, ये एक तरह का कागज होता है। दूसरा तरीका होता है हल्दी, और तीसरा तरीका होता है अड़हुल की पंखुड़ियाँ। अड़हुल एक तरीके का फूल है और उसकी पंखुड़ियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि किसी भी चीज में अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप लोगों को तेजाब पता है क्या होता है? तेजाब घर में हम सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट्स की, तेजाब का, है ना? तो जो तेजाब होता है वो भी एक तरीके का अम्ल है, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि अगर वो अम्ल हमारे हाथ के ऊपर गिर जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसे जो ताकतवर अम्ल होते हैं उनको भी हम पता करने के लिए चख नहीं सकते, क्योंकि चखेंगे तो हमारी जीभ ही जल जाएगी। हम सिर्फ फल जो हैं, जो कि जिनमें कम अम्ल होता है, उन चीज़ों को चख के पता कर सकते हैं। लेकिन जब ताकतवर अम्ल होता है जैसे कि तेजाब, उसको हम चख के पता नहीं कर सकते। उसको पता करने के लिए हमें इन तीन तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो लिटमस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हल्दी का, या फिर अड़हुल की पखड़ियों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तेजाब में क्या होता है? तेजाब में अम्ल होता है, अम्ल। ठीक है, क्या होता है तेजाब में? अम्ल होता है, और हमें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसको हाथ लगाने से हमारा हाथ जल सकता है। साबुन में क्या होता है? साबुन में होता है सोडियम पोटेशियम, और ये एक तरह का क्षारक है। साबुन क्या क्या है, क्षारक है या अम्ल? हाँ, साबुन क्षारक होता है। ठीक है, तो अब ये जो तीन तरीके हमने यहाँ पे बताए हैं, लिटमस, हल्दी और अड़हुल की पंखुड़ियाँ, अब इन तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है लिटमस। ये लिटमस क्या है? ये कागज होता है। आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं पीला कागज और नीला कागज, देख रहे हैं आप लोग? लाल होता है, असल में पीला नहीं होता है। ये लाल और नीले रंग का कागज होता है, ऐसे कटा हुआ मिलता है। ठीक है, और ये एक पौधे के द्वारा बनाया जाता है। कागज तो आपको जैसे कागज होगा वैसे ही रहेगा, लेकिन उस कागज के ऊपर, या आप देख रहे हैं लाइकन का चित्र यहाँ पे दिखा रखा है, एक घास के जैसा पौधा छोटा सा, है ना? ये जो लाइकन का पौधा होता है, इसका रस निकालकर उसको कागज में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस कागज के अंदर लाइकन का रस डाल दिया जाता है, और ये कागज लाल और नीले रंग का होता है। तो इस कागज में खास बात ये होती है कि मान लो आपके पास नींबू है, नींबू के अंदर अम्ल होता है ना? नींबू के अंदर अम्ल होता है ना? नींबू के अंदर अम्ल होता है या नहीं होता है? तो जैसे ही हम इस कागज के ऊपर, नीले वाले कागज के ऊपर, अगर हम नींबू की बूंद डालेंगे, जहां पर बूंद गिरेगी ये कागज लाल रंग का हो जाएगा। समझे? अगर हम नीले वाले कागज पे अम्ल डालेंगे, जैसे कि नींबू का रस डाला, उसके अंदर अम्ल होता है, तो जैसे ही हम नीले कागज के ऊपर अम्ल डालेंगे, ये कागज लाल रंग का हो जाएगा। अगर हम लाल के ऊपर अम्ल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लाल के ऊपर अम्ल डालेंगे तो लाल वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन नीला लिटमस, अगर उसके ऊपर हम नींबू का रस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। और अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि उस पदार्थ के अंदर अम्ल है। ठीक है, आया समझ में? दोबारा बताता हूं, जब आप नींबू का रस
लाल रंग वाले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप नीले वाले पे डालेंगे नींबू का रस, वो नीले वाला लिटमस लाल रंग का हो जाएगा। और जब नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि नींबू के रस के अंदर अम्ल है। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम चूना जल। चूना जल होता है एक क्षारक। अभी हमने ऊपर पढ़ा चूने का जल, साबुन का जल, साबुन, सर्फ, ये सब चीजें क्षारक होती हैं। तो चूना जल होता है क्षारक। तो जैसे ही हम चूना जल लाल लिटमस के ऊपर डालेंगे, इसका रंग नीले में बदल जाएगा। लेकिन जब चूना जल हम नीले लिटमस पे डालेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। दोबारा बताता हूँ, चूना जल जब हम लाल लिटमस के ऊपर डालेंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा, और जब नीले लिटमस पे डालेंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जब लाल लिटमस नीले में बदल जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि उस चीज के अंदर क्षारक है। समझे? समझ में आया? जब नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो अम्ल है, और जब लाल रंग का लिटमस नीला हो जाता है तो उससे पता चलता है कि वो क्षारक है। आ गया समझ में? समझ में आ गया हमें लिटमस पेपर से कैसे पता चलेगा कि कौन सा है उसमें? अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, तो आपने नींबू रस डाला तो नीले रंग का लिटमस लाल हो गया। जब आपने चूना जल डाला तो लाल रंग का लिटमस नीला हो गया। लेकिन आप मान लो पानी है आपके पास और आप पानी डालते हो लाल लिटमस पर, तो लाल लिटमस वैसा का वैसा ही रहता है। और जब आप नीले लिटमस पर पानी डालते हो तो भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसका रंग नहीं बदलता। ठीक है। जब आप पानी डालोगे लाल लिटमस पे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और जब आप नीले पे डालोगे तो नीला भी वैसा का वैसा ही रहेगा। और जब आप पानी को पीते हो तो पानी कैसा लगता है? खट्टा लगता है? पानी खट्टा लगता है क्या हमको? पानी कड़वा लगता है क्या हमको? तो पानी हमें ना खट्टा लगता है ना हमें कड़वा लगता है। पानी के अंदर हमें कोई भी स्वाद नहीं आता। इसका मतलब ये है कि पानी ना तो अम्ल है और पानी ना ही क्षारक है। समझे? तो जब कोई चीज ना अम्ल है ना क्षारक है, तो आप उसको चाहे लाल लिटमस पे डालो या आप उसको नीले लिटमस पे डालो, उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो ना अम्ल होती हैं और ना क्षारक होती हैं, उसको हम उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन विलयन। क्या कहते हैं? उदासीन, वो उदास है, उसके अंदर कुछ नहीं है। समझे? ना वो खट्टा है ना वो कड़वा है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, इसीलिए वो उदासीन है, वो उदास है, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये तो था हमारा लिटमस का टेस्ट, कि हम लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अम्ल का और क्षारक का। ठीक है। अगला है हल्दी। कभी आपकी शर्ट पर हल्दी का दाग लगा है? किसी की शर्ट पर कभी किसी के कपड़ों पर हल्दी का दाग लगा है पीले रंग का? और उसको धोया है कभी? तो धोने के बाद कुछ बदलाव हुआ उसमें? जब भी आपके कपड़ों पे हल्दी का कोई दाग लगता है, ठीक है, हल्दी कैसी होती है? हाँ, हल्दी पीली होती है। तो जब आपके कपड़े पर दाग लगेगा तो आपके कपड़े पर पीले रंग का दाग लगेगा, है ना? लेकिन जैसे ही आप उस हल्दी लगे हुए दाग के कपड़े को
साबुन में डालते हो तो वो जो दाग है वो लाल रंग का हो जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। अगर कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया है और आप जैसे ही उस कपड़े को साबुन के पानी में डालते हो, वो दाग लाल रंग का हो जाता है। तो इससे क्या हुआ? साबुन का पानी कैसा होता है? अम्ल होता है या क्षारक होता है? क्षारक होता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हल्दी के ऊपर कोई क्षारक डलता है तो हल्दी का रंग पीले से लाल में बदल जाता है। ठीक है। और अगर हल्दी के ऊपर आप संतरे का रस डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे जिसमें अम्ल होता है, तो हल्दी का रंग पीला का पीला रहता है, हल्दी का रंग नहीं बदलता। समझे? तो यहाँ पे जैसे आप कागज एक बना सकते हैं। मान लो आपने हल्दी को अच्छे से पानी में मिला लिया और उस पानी को आपने इस कागज पे लगा दिया, और जैसे ही आप इस कागज के ऊपर साबुन का पानी डालोगे या कोई भी क्षारक डालोगे, तो जहाँ जहाँ हल्दी पीली है वो पीला रंग लाल में बदल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि उस चीज के अंदर क्षारक है। समझे? ठीक है। घर जाके अपने कपड़ों पे हल्दी मत लगा लेना। आप कहीं घर पे जाके हल्दी लगा लो कपड़ों पे और धो के देखो, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप एक कागज पे करके देख सकते हो। अपनी कॉपी का एक पेपर निकालो, उस पे थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाओ और उसके ऊपर साबुन का थोड़ा सा पानी डाल के देखना, तो आपको पता चलेगा कि वो हल्दी जो पीले रंग की थी वो लाल रंग की हो जाती है साबुन का पानी डालते ही। ठीक है। समझ में आया? तो हल्दी के ऊपर क्षारक डालने से क्या होता है? क्या होता है हल्दी के ऊपर क्षारक डालने से? लाल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मान लो हम नींबू का रस डालेंगे हल्दी के ऊपर, तो उसका रंग पीला ही रहेगा, क्योंकि नींबू के रस के अंदर अम्ल होता है और अम्ल का हल्दी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम संतरे का रस डालेंगे तो भी वो नीला ही पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे हम खाने का सोडा डालते हैं, खाने के सोडे में क्षारक होता है और हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। कपड़ा धोने का सोडा है, उसके अंदर भी क्षारक होता है, जैसे ही हम ये डालेंगे हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। चूने का पानी हम जैसे ही हल्दी के ऊपर डालेंगे उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, पता चल गया ना हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कपड़ों पे हल्दी का दाग ना लगे, लेकिन नहीं तो आपकी शर्ट, आपके कपड़े लाल रहेंगे हमेशा। ये लोग जादू दिखाते हैं ना, जादूगर। आपने कभी देखा होगा जादूगर क्या करता है? पानी में अपने हाथ धोता है और लोगों को दिखाता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। वो पता है क्या करते हैं? वो हाथ के ऊपर हल्दी लगा लेते हैं थोड़ी सी, और जो पानी होता है वो चूने का पानी होता है। तो चूने के पानी से जैसे ही हल्दी वाले हाथ को धोएंगे तो हल्दी तो तुरंत लाल हो जाएगी, एकदम खून के जैसे, और ऐसा लगेगा जैसे कि हाथ में से खून निकल रहा है। तो वो लोगों को दिखाते हैं कि ये जादू है, जादू है, लेकिन असल में वो जादू नहीं होता। वो बस हल्दी का रंग लाल हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता उस बारे में। समझे? ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, लिटमस पेपर पढ़ा हमने, लिटमस पत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लिटमस पेपर बोलते हैं। फिर हमने हल्दी पढ़ा। तीसरा हम है पढ़ेंगे अड़हुल का फूल। ठीक है। अड़हुल का फूल आपने देखा है? यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ऐसा फूल देखा होगा आपने। हाँ, तो ये होता है अड़हुल का फूल। और अड़हुल का फूल आप इसके पत्ते निकाल के और उसको पानी में मिला लें। ठीक है। आपके पास पानी में जैसे हल्दी हम घोलते हैं, वैसे ही हम इसको पानी में मिला लेंगे। और इस अड़हुल के फूल के पानी में जब हम अम्ल या क्षारक डालते हैं तो इसके ऊपर भी रंग में बदलाव हो जाता है। इसका रंग वैसे तो आप देखिए थोड़ा सा लाल रंग का रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें अम्ल या क्षारक डालते हैं
इसका रंग बदल जाएगा। ये लाल रंग का होता है फूल इसका, है ना। तो जैसे ही आप इसमें नींबू का रस डालते हैं या संतरे का रस डालते हैं या कोई भी अम्ल डालते हैं, तो ये जो रंग है ये लाल से नीले में या हल्के हरे में बदल जाता है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें नींबू का रस डालेंगे, शुरू में तो रंग लाल रहेगा और आखिर में ये रंग नीला या फिर हरा हो जाएगा। ठीक है। तो हल्दी से हमें पता चला, अगर हल्दी पे हम क्षारक डालते हैं तो वो लाल हो जाती है। और ये अड़हुल का फूल है, इसके ऊपर अगर हम अम्ल डालते हैं तो ये नीला हो जाता है या फिर हरा हो जाता है। समझे? समझ में आया? तो इसमें भी वैसे ही किया इन्होंने। जो अड़हुल की पंखुड़ियां हैं फूल की, उनका रस निकाला और उसको एक कागज़ पर अच्छे से रगड़ दिया। और जैसे ही उस कागज़ पर आप अम्ल डालेंगे वो लाल रंग से हल्का नीला या हल्का हरा हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर क्षारक डालेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका रंग वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको भरते हैं। ठीक है। आप बताएंगे उत्तर क्या होगा यहाँ पे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक तरह का अम्ल है। तो बताइए लिटमस पत्र पर क्या होगा। लिटमस पेपर पर क्या फर्क पड़ेगा अम्ल का। अम्ल डालने से नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। ठीक है। अम्ल डालने से क्या होता है, नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। हल्दी के ऊपर अम्ल डालने का क्या फर्क पड़ेगा। हल्दी के ऊपर अम्ल का कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्दी के ऊपर जब क्षारक डालते हैं तो हल्दी लाल हो जाती है। अड़हुल के फूल पर क्या फर्क पड़ेगा। अड़हुल के फूल नीला या हरा हो जाएगा क्योंकि ये अम्ल है। अम्ल से अड़हुल का फूल नीला हो जाएगा, हल्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लिटमस लाल से नीले से लाल हो जाएगा। आया समझ में। अगला देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक तरीके का अम्ल है। तो बताइए लिटमस पेपर पर क्या फर्क पड़ेगा। लाल हो जाता है। कौन से वाला लिटमस लाल हो जाता है। नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अम्ल से नीले रंग का लिटमस लाल हो जाएगा। हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही, हल्दी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अड़हुल के फूल पर क्या होगा, नीला हो जाएगा। लाल रंग का तो होता ही है अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल नीला हो जाएगा। ठीक है। समझे। अगला देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक तरह का क्षारक है। ठीक है। ये अम्ल नहीं है, ये क्षारक है। तो बताइए क्षारक के कारण लिटमस पेपर पर क्या होगा। लिटमस पेपर पर होगा लेकिन नीले वाले पर नहीं होगा, लाल वाले लिटमस पेपर दो तरह का होता है ना। तो जब अम्ल डालते हैं तो नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है और क्षारक के लिए हम लाल रंग का लिटमस इस्तेमाल करते हैं। तो जब लाल रंग के लिटमस पर क्षारक डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। समझे। जब नीले पर अम्ल डालते हैं तो वो लाल हो जाता है और जब लाल पर क्षारक डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर पर आएगा, लाल रंग का लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है। हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हल्दी लाल हो जाएगी। और अड़हुल के फूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
कुछ नहीं, अड़हुल के फूल पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक क्षारक है ना। अगला देखिए, अगला है तनु नाइट्रिक अम्ल। ये एक तरह का अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है। तो बताइए अम्ल के ऊपर यहाँ पे लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा बोलिए, क्या होगा? नीले रंग का लिटमस लाल हो जाएगा, समझे? क्षारक में हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाल रंग का लिटमस, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नीले रंग का लिटमस। तो नीले रंग का लिटमस लाल हो जाएगा। हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो बताइए, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा है अड़हुल का फूल सूचक। अड़हुल के फूल पर क्या होगा? हाँ, नीला हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगला करते हैं एसिटिक अम्ल। ये भी एक तरीके का अम्ल है। तो लिटमस पत्र पर क्या होगा? क्या होगा लिटमस पर? हाँ, लिटमस लाल हो जाएगा, ये भी अम्ल है तो लिटमस लाल हो जाएगा। हल्दी पर क्या होगा? हल्दी पर क्या होगा इस अम्ल से? हल्दी पर कुछ नहीं होगा। अड़हुल के फूल पर क्या होगा? नीला हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगला। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्षारक है, ठीक है, क्षारक है ये, ध्यान रखें। तो लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाल तो अम्ल से होता है, ये क्षारक है, तो लिटमस कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लाल वाला लिटमस नीला हो जाएगा। हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्षारक है, क्या होगा हल्दी पर? लाल हो जाएगा। और अड़हुल के फूल पर क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। आखिरी देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरीके का क्षारक है। तो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाल रंग का लिटमस नीला हो जाएगा। अगला हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हल्दी लाल हो जाएगी। और अड़हुल के फूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही। आपने सारे सही बता दिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? अब अच्छे से समझ में आ गया सबको? हाँ, तो अब हम आगे पढ़ते हैं उदासीनीकरण। अभी आपको पानी के बारे में बताया था कि पानी एक उदासीन विलयन है। पानी के अंदर ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारक होता है, तो ये उदासीन है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसके ऊपर आप ठंडा पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी ठंडा होता चला जाएगा ना। एक समय ऐसा आएगा कि पानी हल्का हल्का गर्म होगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पानी ठंडा हो जाएगा, है ना। और फिर भी आप ठंडा पानी डालते रहेंगे तो पानी और ठंडा होता चला जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास बाल्टी में ठंडा पानी है और आप उसमें गर्म पानी डालते हैं तो वो गर्म होता चला जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो ऐसे ही अम्ल और क्षारक भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पानी कम गर्म ज़्यादा गर्म होता है, वैसे ही कम अम्ल और ज़्यादा अम्ल का हमारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि संतरा है, आप आराम से खा सकते हो, संतरे के अंदर अम्ल होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ऐसा ही तेज़ाब होता है, तेज़ाब के अंदर भी अम्ल होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में होता है और उसको हम ना हाथ लगा सकते हैं ना खा सकते हैं, तुरंत हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाते हैं और वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, या फिर गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं और पानी धीरे धीरे
ठंडा हो जाता है, वैसे ही जब हम अम्ल में क्षारक मिलाते हैं तो जैसे गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है ना, वैसे ही जब हम अम्ल में क्षारक मिलाते हैं तो धीरे धीरे अम्ल कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर ना तो अम्ल होता है और ना क्षारक होता है। जैसे कि मान लो आपने ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया और एक समय पे पानी एकदम हल्का हल्का गर्म है, ना तो वो गर्म है ना वो ठंडा है ना। तो ऐसे ही जब हम अम्ल में क्षारक मिलाते हैं तो धीरे 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 अम्ल कम होने लगता है, क्षारक उसको कम करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि ना तो अम्ल होता है और ना क्षारक होता है, और उसके बाद भी अगर हम क्षारक डालते जाते हैं तो वो उसमें क्षारक बनने लग जाता है। समझे? ऐसे ही अगर हमारे पास क्षारक है और उसके अंदर हम अम्ल डालना शुरू करते हैं तो धीरे 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 क्षारक कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब ना तो उसके अंदर अम्ल होता है ना क्षारक होता है, और फिर भी अगर हम अम्ल डालते जाते हैं तो उसके अंदर अम्ल बनना शुरू हो जाता है। समझे? तो अम्ल और क्षारक हैं वे एक दूसरे को काटते हैं। समझ में आया? ये एक दूसरे को काटते हैं। अम्ल जो है वो क्षारक को खत्म करता है और क्षारक जो है वो अम्ल को खत्म करता है। तो इस तरीके से जब हम अम्ल को क्षारक डाल के ख़त्म करते हैं या फिर क्षारक को हम अम्ल डाल के ख़त्म करते हैं, उसको बोला जाता है उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। और जैसे मैंने बताया, मान लो आपके पास अम्ल है और आप क्षारक डालते हो, जैसे जैसे आप क्षारक डालते जाते हो अम्ल कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों चीज़ें बराबर की हो जाती हैं या दोनों चीज़ें नहीं रहती। तो जैसे हमारा पानी है, पानी के अंदर ना अम्ल होता है और ना ही क्षारक होता है ना। तो जब आप अम्ल के अंदर क्षारक डालते जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ पानी जैसी हो जाती है, ना उसके अंदर अम्ल है ना क्षारक है। और फिर उसमें अगर आप ज़्यादा क्षारक डालते जाओ तो वो क्षारक बन जाती है, अगर उसके अंदर आप ज़्यादा अम्ल डाल दो तो वो चीज़ अम्ल बन जाती है। तो एक तरीके से जब आप अम्ल को क्षारक डाल के पानी जैसा बना रहे हो, उदासीन विलयन बना रहे हो, उस तरीके को हम उदासीनीकरण कह रहे हैं। ठीक है? समझ में आ गया ना उदासीनीकरण क्या है? समझ में आया नहीं? तो उदासीनीकरण के लिए एक तरीके का इस्तेमाल भी किया जाता है। एक चीज होती है फिनोफ्थलीन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन जो होता है ये क्षारक के अंदर लाल रंग का हो जाता है और अम्ल के अंदर इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है? तो मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अम्ल लेते हैं और उसके अंदर आप धीरे धीरे क्षारक डालने लगते हैं और इसके अंदर फिनोफ्थलीन पहले से डला हुआ है। तो ये एक अम्ल है तो फिनोफ्थलीन का कोई रंग नहीं होगा शुरू में, तो है ना, क्योंकि फिनोफ्थलीन अम्ल के अंदर कोई रंग नहीं देता। फिनोफ्थलीन सिर्फ क्षारक में लाल हो जाता है। तो इस अम्ल के अंदर फिनोफ्थलीन है और शुरू में ये पानी जैसा दिखेगा आपको, इसके अंदर कोई रंग नहीं है। जैसे ही आप इसमें धीरे 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 थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके क्षारक डालने लगते हो तो इसके अंदर क्षारक की मात्रा बढ़ने लगती है और अम्ल को कम करने लगता है। मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे आप क्षारक डालोगे तो अम्ल कम होने लगेगा। तो जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे क्षारक डालोगे अम्ल कम होने लगेगा और आप एक एक बूंद करके डालते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि जो फिनोफ्थलीन है उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। और गुलाबी फिनोफ्थलीन तभी होती है जब क्षारक होता है। तो जब आप एक एक बूंद करके क्षारक डालते जाते हो तो वो अम्ल को कम करने लगता है। एक समय ऐसा आता है दोनों बराबर हो जाते हैं
और उसके बाद भी आप अगर क्षारक डालते हो तो क्षारक की मात्रा बढ़ने लगती है, और जैसे ही क्षारक की मात्रा बढ़ेगी इसके अंदर, ये तुरंत गुलाबी रंग का हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? जब हम अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है। कभी भी किसी को भी अगर मान लो मधुमक्खी काट लेती है, मधुमक्खी काटती तुरंत सूज जाता है ना? मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर अम्ल होता है, उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, और जब हमारे वो खाल के अंदर फॉर्मिक अम्ल जाता है उसके कारण हमें सूजन हो जाता है। अगर कभी भी किसी को कोई मधुमक्खी काट जाती है, उसके ऊपर अगर हम कोई क्षारक लगा दें, मान लीजिए अगर हम उसके ऊपर साबुन लगा देते हैं मधुमक्खी काटने के बाद, तो साबुन एक क्षारक है और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल है। तो जैसे ही हम साबुन लगाएंगे मधुमक्खी के काटे हुए के ऊपर, वो उस अम्ल को उदासीकरण करने लगेगा, अम्ल कम होने लगेगा, है ना? तो अगर आप काटे हुए के ऊपर साबुन लगाते हो या कोई और क्षारक लगाते हो तो अम्ल कम होने लगेगा और आपको सूजन नहीं आएगी। समझे? सूजन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जैसे ही आप साबुन लगाते हो डंक के काटे हुए के ऊपर, उसका अम्ल कम हो जाता है और वो पानी के जैसा बन जाता है, और जिस अम्ल के कारण हमें सूजन आती थी वो अम्ल खत्म हो जाता है, क्योंकि साबुन एक क्षारक है और वो उस अम्ल को खत्म कर देगा। समझे? समझ में आ गया ना? तो कल को अगर कभी किसी को मधुमक्खी काटे तो उसको साबुन से धो लेना, तो आपको सूजन कम आएगी। ठीक है। तो ऐसे जब हम यहाँ पे हमने उदासीनीकरण किया, हमने अम्ल के अंदर क्षारक को मिलाया, तो जब हम उदासीनीकरण करते हैं और अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब में भी आप क्षारक डाल रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे से ये टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो गई है, क्योंकि जब एक अम्ल एक क्षारक से मिलता है तो हमेशा गर्मी निकलती है और आखिर में हमारे पास पानी बच जाता है। समझे? तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया इन्होंने, अम्ल, अम्ल में अगर हम क्षारक डालेंगे तो हमारे पास लवण बनेंगे। लवण जैसे कि मान लो नमक के दाने की जैसी चीज़ें बनेंगी, और साथ में बनेगा जल, पानी, और उसमें से निकलेगी हमारी ऊष्मा, उसके कारण हमारी गर्मी निकलती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिखाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जब आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक तरीके का अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का क्षारक है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारा नमक है, जो हम खाने में नमक डालते हैं ना, ये वो नमक है। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में बनेगा पानी, और गर्मी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, आया समझ में? तो उदासीनीकरण हम जब भी करते हैं हमेशा गर्मी निकलती है। ठीक है। एक और चीज है जो कि होती है अम्ल वर्षा, मतलब अम्ल की बारिश। तो हमारी जो हवा है उसके अंदर बहुत सारा प्रदूषण है, बहुत सारे केमिकल हैं, है ना? तो क्या होता है, कई बार जब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल हो जाते हैं तो जब बारिश होती है तो वो सब पानी के साथ मिलके वापस हमारे ज़मीन पर आ जाते हैं। तो जब हमारे प्रदूषण पानी के साथ मिल जाते हैं तो वो पानी थोड़ा सा अम्ल बन जाता है उस पानी का, तो उसकी जब बारिश होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं?
अम्ल वर्षा, ये बारिश हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल पता है ना सबको, ये आगरा के अंदर होता है और आगरा के अंदर एक समय पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ की बारिश में अम्ल बहुत ज़्यादा होता था। और ताजमहल तो सफ़ेद रंग का है ना, लेकिन ये अम्ल की बारिश होने के कारण ताजमहल थोड़ा थोड़ा पीले रंग का हो गया। इस कारण क्या हुआ, आगरा के आसपास जितनी फैक्ट्री वगैरह थी ना ताजमहल के पास में, सब बंद करा दी गई, क्योंकि फैक्ट्री से प्रदूषण निकलता था और बारिश के साथ वो अम्ल बन के नीचे आता था और ताजमहल गंदा हो रहा था, पीले रंग का हो जा रहा था। तो अब ये इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री बंद कर दी, उसके कारण अभी ताजमहल काफ़ी साफ है, सफ़ेद रंग का है। ठीक है, समझ में आ गया। चींटी के डंक के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे आपको चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, आप उसके ऊपर खाने वाला सोडा डाल लें या फिर कोई और क्षारक डाल लें, उसके कारण आपको सूजन नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका उदासीनीकरण कर देगा। ठीक है, अब एक चीज के बारे में और पढ़ते हैं, वो है मृदा उपचार। जब हम खेतों में फसलें उगाते हैं और मान लो कि उस जगह पे अम्ल वर्षा होती है, या फिर हम खेतों में बहुत सारे उर्वरक डालते हैं, बहुत सारे हम खाद डालते हैं ना खेतों के अंदर, तो जब ज़्यादा डालते हैं तो एक समय के बाद जो ज़मीन है, जो हमारी मिट्टी है, वो अम्लीय होने लग जाती है, उसके अंदर अम्ल बनने लग जाता है। जब मिट्टी के अंदर अम्ल बनता है तो उस पे फसल कम उगती है, फसल उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती, उतनी बड़ी फसल नहीं होती, तो उसका हमें नुकसान होता है। तो उसके लिए हमें मिट्टी के अंदर जो अम्ल बन गया है उसको ख़त्म करना पड़ता है, पहले उसका उदासीनीकरण करना पड़ता है। और जब हम क्षारक डालेंगे तो वो अम्ल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्षारक के रूप में हम बुझा हुआ या फिर बिना बुझा हुआ चूना हम मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी में बुझा हुआ चूना डालने पर या बिना बुझा हुआ चूना डालने पर मिट्टी के अंदर जो अम्ल है वो अम्ल उदासीन हो जाता है, क्योंकि चूना क्षारक है और जब क्षारक अम्ल के ऊपर डलेगा तो वो अम्ल को कम कर देगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। जब मिट्टी में अम्ल बढ़ जाता है तो उस मिट्टी में हम बुझा हुआ या फिर बिना बुझा हुआ चूना डाल देते हैं। जो चूना होता है वो क्षारक होता है, और जब उसको हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के अम्ल को वो ख़त्म कर देता है और हमारी मिट्टी दोबारा से फसल उगाने के लिए तैयार हो जाती है और हमें अच्छी पैदावार देती है। समझ में आया। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें खट्टी डकारें आती हैं, या कभी कभी हमारे पेट में जलन होती है। तो हमारा जो शरीर है ना, जब हमारा खाना पेट में जाता है तो हमारे पेट में भी अम्ल होता है, और वो अम्ल खाना खाने को हजम करने में मदद करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं तो उस अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में जलन होती है या फिर हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो ऐसा होने पर हम पानी में कोई भी क्षारक मिला के पी लेते हैं। क्षारक जैसे कि बाहर दुकानों पे इनो मिलता है, या आपने टीवी में देखा होगा एडवर्टीजमेंट आता है कि आप इनो पानी में मिला लें और आपके खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी। तो वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अम्ल बना हुआ है तो हम किसी क्षारक को पी लेते हैं, और क्षारक को पी लेने से जो पेट का जो अम्ल है वो कम हो जाता है और हमें खट्टी डकारें आनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इस अम्ल को ख़त्म करने के लिए जो हम चीज़ें पीते हैं उसको प्रति अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति अम्ल। जैसे कि ये इनो का पाउडर हम पीते हैं बदहजमी के लिए, वो एक तरीके का प्रति अम्ल है और उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है और इसको पीने के बाद हमारे पेट में जो ज़्यादा अम्ल बना होता है वो अम्ल कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पेट के अम्ल को उदासीन कर देता है। आ गया समझ में? हाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे कारखाने वगैरह हैं, तो कारखानों में, फैक्ट्रियों में जब काम होता है तो उससे बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जैसे हमने गंदे पानी के बारे में पढ़ा था ना, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं और ये एक तरीके का अम्ल होता है। इसमें बहुत मात्रा में अम्लीय पदार्थ होते हैं, इसमें बहुत सारे अम्ल होते हैं। इसीलिए अगर ये कारखानों का पानी सीधा नदी में जाएगा तो ये नदी के पानी को भी प्रदूषित कर देता है और उसके पानी को अम्लीय बना देता है। पानी अम्लीय होने के बाद उस नदी में मछलियाँ वगैरह जो भी हैं, जल में रहने वाले जीव, उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कारखानों से निकलने वाला जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उस पदार्थ को पहले उपचार किया जाता है और उपचार करने के लिए उसमें क्षारक मिलाए जाते हैं। तो जैसे ही हम उस पानी में उस अपशिष्ट पदार्थ में क्षारक मिलाएंगे वो उस पानी के अम्ल को खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसको अम्ल खत्म होने के बाद उसको जलाशयों में या नदियों में पानी को छोड़ा जाता है ताकि वे नदी के पानी को अम्लीय ना बनाए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो पानी का इसका अम्ल का उदासीनीकरण है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कई जगह कर रहे हैं। अगर हमारे पेट में जलन हो रही है, ज़्यादा अम्ल बन गया है, तो हम उदासीनीकरण का इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर देते हैं। या फिर हमारी मिट्टी में अगर ज़्यादा अम्ल बन गया है तो हम उसका उदासीनीकरण करके उसको ख़त्म कर देते हैं। या फिर हमारे कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसके अंदर बहुत सारा अम्ल है, तो उसको भी हम उदासीनीकरण करके उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको पार्ट? ये छोटा सा पार्ट था, इतना सा ही पार्ट था हमारा, ठीक है। और इसमें 8 क्वेश्चन हैं और अगली क्लास में हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे।